Hello learners, welcome to management classes with Pallavi. In this video I will discuss about the GE मैट्रिक्स या हम इसको McKinsey मैट्रिक्स भी बोलेंगे, जो एक एडवांस वर्जन है ऑफ दी वेरी नोन BCG मैट्रिक्स, जिसके बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। सो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द GE या फिर McKinsey मैट्रिक्स के बारे में, तो ये एक फ्रेमवर्क है जो क्या इवेल्युएट करता है, क्या एनालाइज करता है बिज़नेस पोर्टफोलियोज़ को या फिर जो हमारी डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स हैं उनको इवेल्युएट करता है। ये बताता है कि किस में हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, किस बिज़नेस यूनिट में या किस पोर्टफोलियो में, या किस में से हमको अपना जो हमारा फ़ंड है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो ये प्रायोरिटाइज़ करता है, मतलब प्रायोरिटी देता है उस बिज़नेस यूनिट को एनालाइज कर जिसमें इन्वेस्टमेंट की सबसे ज़्यादा नीड है या फिर जिससे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अर्न कर सकती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ होती हैं या कंपनीज़ होती हैं वो 50, 60 या 100 प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को मैनेज करते हैं, या हम ये कह सकते हैं अगर कोई लार्ज इंडस्ट्री है तो वो अपने अंडर में बहुत सारी अपनी सब कंपनीज़ यानी कि SBU को मैनेज करती है। तो अब आप 50, 60, 100 को आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई आपकी सर्विस यूनिट है, ठीक है, तो अब उनको मैनेज करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, अब आप ये नहीं एनालाइज कर सकते हो सिर्फ रिसर्च कर कि कौन सी पोर्टफोलियो में आपको इन्वेस्ट करना है, किस में से आपको निकालना है पैसा, मतलब डाइवेस्ट करना है, ठीक है, या किस में आपको और ज़्यादा अपना पैसा लगाना है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो उसके लिए क्या है, ये ग्रिड मैट्रिक्स बनाई गई है। जो ये BCG मैट्रिक्स जो थी, जो 4 ग्रिड BCG मैट्रिक्स थी, ये उसका GE एडवांस वर्जन है जिसमें 9 ग्रिड्स बनाए गए हैं, ताकि जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या बहुत ज़्यादा बिग जाइंट कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इजीली अपनी सारी बिजनेस यूनिट्स को मैनेज कर सकती हैं। ठीक है, तो जब तक ये BCG मैट्रिक्स और GE मैट्रिक्स नहीं आई थी तब तक कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन इन मैट्रिक्स के आने के बाद वो उनका कुछ हद तक वर्कलोड बहुत कम हुआ है। वो आगे फ्यूचर की स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस जो उनके सामने आ सकते थे उनको एनालाइज कर पा रहे हैं, और ये चीज़ एनालाइज कर पा रहे हैं कि किस बिजनेस यूनिट में उनको सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, या कौन सी ऐसी बिजनेस यूनिट है जिसमें ज़्यादा नीड है टू इन्वेस्ट और टू डाइवेस्ट। अगर इसकी इस मैट्रिक्स की हिस्ट्री की बात करी जाए तो इन 1970 जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी थी, उन्होंने बेसिकली इस मैट्रिक्स की फॉर्मेशन की है। तो उनको अपना जो बिज़नेस था उनका काफ़ी ह्यूज था, काफ़ी जाइंट था, तो उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही थी कहीं ना कहीं। ठीक है, वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और कहाँ से उनको मैक्सिमम रिटर्न आ पा रहा है। तो वो जो भी टूल्स या जो भी स्टडी कर रहे थे वो उससे बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड थे। ठीक है, जो भी रिजल्ट आ रहे थे उससे बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड थे, और जो इन्वेस्टमेंट उससे उन लोगों ने करी थी अपनी पोर्टफोलियो में, उनसे जो रिटर्न आ रहे थे उससे भी वो बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड थे। GE ने बहुत सारे जो फोरकास्टिंग टूल्स हैं उनका यूज़ करा मार्केट ग्रोथ को एनालाइज करने के लिए, फ्यूचर प्रोजेक्शंस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बनाने के लिए, लेकिन वो सारे उनको बहुत ज़्यादा अनरिलायबल लगे। तो उन्होंने जो GE है जनरल इलेक्ट्रिक, उसने कंसल्ट करा McKinsey एंड कंपनी से, एंड एज अ रिजल्ट 9 बॉक्स फ्रेमवर्क वॉज डिज़ाइंड। इसीलिए इसका नाम रखा गया है GE McKinsey फ्रेमवर्क, राइट। अब ये जो 9 बॉक्स मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें 9 सेल्स हैं, और हर एक सेल में हर एक जो वो इंडस्ट्री है या कंपनी है उसके 9 BUs या फिर पोर्टफोलियोज़ इंडिकेट करती है कंपनी, और ये एनालाइज करती है कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट होना है, कहाँ से हार्वेस्ट या डाइवेस्ट होना है, और फ्यूचर रिसर्च करती है अपॉन इट्स प्रोडक्ट। एंड अगर किसी भी बिजनेस यूनिट में इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है या किसी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है तो वो उसको फुलफिल करती है। BU जो होती है, जो बिजनेस यूनिट्स होती हैं, वो इवेलुएट होती हैं 2 एक्सिस पे, दैट इज इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस एंड अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ यूनिट। ये क्या होती हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन उस पर मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे टाइमली।
अब जैसे कि अभी हमने बात करी, दो एक्सेस होती हैं इवैल्यूएट करने के लिए, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड कंपटीशन लेवल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस की। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मतलब कि कितनी मार्केट में आपकी इंडस्ट्री अट्रैक्ट कर रही है कस्टमर्स को, सप्लायर्स को, कॉम्पिटिटर्स को, ठीक है, आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको, ठीक है। तो कितनी अट्रैक्टिव है आपकी इंडस्ट्री इन अ मार्केट, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी उतना ज़्यादा हार्ड कंपटीशन लेवल होगा, लेकिन आप उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर पाओगे फ्रॉम द मार्केट। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस ये बताती है कि आप इजीली मार्केट में compete कर पाओगे, आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत रहेंगे लेकिन आपसे नीचे रहेंगे, और आप मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न कर पाओगे अपने बिजनेस यूनिट से, ठीक है। जितनी ज़्यादा जो इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल रहेगी उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव इट विल बी। व्हेन इवैल्यूएटिंग द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, एनालिस्ट शुड लुक हाउ एन इंडस्ट्री विल चेंज इन द लॉन्ग रन रेदर देन इन द नियर फ्यूचर। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, है ना। तो इसीलिए जब भी आप एनालिसिस करें तो आप हमेशा लॉन्ग रन के लिए करें, क्योंकि आपको आपका जो विजन होना चाहिए वो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होना चाहिए। तो लॉन्ग रन के लिए ही आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग रन के लिए करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो बहुत ह्यूज होती हैं और आप बार बार इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते। और ये जो प्रोसेस है ग्रिड का, ये भी टाइम कंज्यूमिंग होता है और इनके लिए भी एक्सपर्ट चाहिए होते हैं। तो उसमें भी फिर आपको पेमेंट उनको एज अ सैलरी देनी पड़ती है। तो इसीलिए जब भी आप एनालिसिस करें इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस के बेसिस में, तो हमेशा लॉन्ग रन को दिमाग में रख कर करें, ना कि शॉर्ट रन को दिमाग में रख कर करें, क्योंकि जो भी आपके गोल्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि लॉन्ग रन ग्रोथ रेट, ठीक है। अगर आपका लॉन्ग रन ग्रोथ रेट है, आप प्रॉफिट्स अर्न करें, तो उतनी ज़्यादा आपकी इंडस्ट्री जो है वो अट्रैक्टिव होगी। इंडस्ट्री साइज़ जितना बड़ा साइज़ होगा उतनी ज़्यादा आपकी इंडस्ट्री अट्रैक्टिव होगी। इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें जो पोर्टर्स की 5 फोर्सेज होती हैं, बार्गेनिंग पावर एंड सो ऑन, वो सप्लायर्स पावर, वो मैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट डालती है आपके इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अगर आप अभी इंट्रोडक्टरी स्टेज पे, तो आप इतना ज़्यादा अभी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ग्रोथ और मेच्योरिटी स्टेज पे आप ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने कॉम्पिटिटर्स को, कस्टमर्स को, रेदर देन एट दी मेच्योरिटी स्टेज एंड एज वेल एज एट द इंट्रोडक्शन स्टेज। चेंजेस इन द डिमांड, जैसे जैसे डिमांड चेंज हो रही है आप उसको फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। और आपके प्रोडक्ट्स इस टाइप से हैं, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के आप कस्टमर्स की या अपने सप्लायर्स की नीड को फुलफिल कर रहे हो, तो उतनी ज़्यादा आपकी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगी। ट्रेंड ऑफ प्राइजेस, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है या मार्केट पे डिपेंड करता है, ठीक है। प्राइजेस जो भी हैं वो कॉम्पिटिटर्स को दिमाग में रखकर हमेशा रखने चाहिए। नेक्स्ट है मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। मैक्रो मतलब एक्सटर्नल, जिसमें होती है पेस्ट एनालिसिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्निकल। तो ये वाले फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को इफेक्ट करते हैं। सीजनेबिलिटी, कुछ प्रोडक्ट सीजनल होते हैं, जैसे कि एसी, कूलर, ये सारे क्या होते हैं, समर्स में यूजेबल होते हैं। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री कितनी अट्रैक्टिव इन दी मार्केट। अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर, मार्केट सेगमेंटेशन एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट एक्सेस की हम बात करते हैं, वो है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ बिजनेस यूनिट, ठीक है। तो अलोंग द एक्स एक्सिस द मैट्रिक्स मेजर्स हाउ स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन अ पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट इज अगेंस्ट इज राइवल्स। इसमें ये बताता है कि राइवल्स के अगेंस्ट या आपके जो कॉम्पिटिटर्स है उसके अगेंस्ट आपकी जो इंडस्ट्री है या जो बिजनेस यूनिट है वो कितनी कॉम्पिटिटिव है, कितनी स्ट्रेंथ उसके अंदर है कि वो अपने कॉम्पिटिटर से फाइट कर पाए, ठीक है। और दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो मैनेजर्स क्या ट्राई करते हैं, टू डिटरमाइन वेदर अ बिजनेस यूनिट हैज़ अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और अ टेम्प्रेरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और नॉट, की मतलब जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उस बिजनेस यूनिट से, सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हो, क्या उसके अंदर इतना क्या उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो आपके कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सके और कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर सके। अगर नहीं है तो उसमें से कंपनी में भी जो भी रिसोर्सेज हैं वो निकाल ले, लेकिन अगर
अगर है तो फिर ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन सोचा जाता है कि कितने लंबे समय के लिए वो जो प्रोडक्ट है या सर्विस है मार्केट में सस्टेन कर सकती है। अगर वो ज़्यादा लॉन्ग रन के लिए करेगी तो उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस यूनिट को भी इफेक्ट करते हैं, जैसे कि टोटल मार्केट शेयर। अगर आपका मार्केट शेयर बहुत अच्छा है तो आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ अच्छी है, अदरवाइज नहीं है। मार्केट शेयर ग्रोथ कंपेयर टू राइवल्स के कंपैरिजन में आपकी मार्केट शेयर ग्रोथ कितनी है। ब्रांड स्ट्रेंथ, जैसे कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, दोनों ही ब्रांड है, लेकिन आपकी ब्रांड में कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो वो डिटरमाइन करता है आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है कस्टमर लॉयल्टी। अगर कस्टमर लॉयल है तो चाहे कॉम्पिटिटर कितना भी प्राइस कम कर दे, बढ़ा दे, ठीक है, फ्लेवर्स दे दे, लेकिन अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लॉयल है तो ऑब्वियसली बात है आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जो है वो बनी रहेगी। आपकी बिजनेस की यूनिट स्ट्रेंथ इन मीटिंग इंडस्ट्रियल क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, ठीक है, इसके लिए जो कंपनीज मैट्रिक्स यूज़ करती है वो यूज़ होती है कॉम्पिटिटिव प्रॉफिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ द वैल्यू चेन। इसमें वैल्यू चेन एनालिसिस एंड बेंचमार्किंग यूज़ होती है आपकी और आप वैल्यू चेन को एनालाइज करने के लिए। नेक्स्ट है लेवल ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आपका प्रोडक्ट कितना डिफरेंशिएट है फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, तो वो चीज़ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है। एंड प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी की, प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अगर रिसोर्सेज कम है फॉर एग्जांपल, या फिर नई नई फैसिलिटीज़ आ गई हैं जिससे आप अपनी पावर कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है, रॉ मटेरियल्स की जो टोटल आउटपुट है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सकते हो। तो कितनी ज़्यादा आपके प्रोडक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना चेंजेस आप ला सकते हो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। सो अगर अब हम बात करते हैं सिमिलैरिटी क्या है बीसीजी और जीई मैट्रिक्स में, सिंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये जो जीई मैट्रिक्स है ये एडवांस वर्जन है ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स, तो कुछ ना कुछ इसमें सिमिलैरिटी भी है। वो ये है कि दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो ग्रिड प्रोवाइड करती हैं जिसके बेसिस पर एनालिसिस की जाती है, ठीक है, जिसके बेसिस पर बिजनेस यूनिट्स या पोर्टफोलियोज़ की एनालिसिस करी जाती है। अगर डिफरेंस की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया था जीई मैट्रिक्स 9 सेल है और बीसीजी मैट्रिक्स 4 सेल है। नेक्स्ट डिफरेंस ये आ जाता है जो जीई मैट्रिक्स है वो उसके जो एक्सेस हैं एक इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस है और एक स्ट्रैटेजिक यूनिट स्ट्रेंथ है। और बीसीजी की अगर हम बात करते हैं तो जो जीई की इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है वो बीसीजी की मार्केट ग्रोथ रेट है, और जो उसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ यूनिट है वो बीसीजी की आपकी मार्केट शेयर है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है अमंग द जीई एंड बीसीजी मैट्रिक्स। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।